एक्सरसाइज 4 परिवहन, संचार और व्यापार। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन आंसर इसका। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। कि भारत में सड़कों का जो प्रादेशिक वितरण है किस प्रकार से है। भारत में महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़क है। सड़क कहाँ है? महाराष्ट्र, जहां 2,70,000 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। उत्तर प्रदेश में 2,47,000 पक्की सड़कों के साथ दूसरे स्थान पर है। उड़ीसा 2.26 लाख यानी कि 2,36,000 तीसरे। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई लक्षद्वीप में है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से देखा जाए अगर, तो केरल सबसे घना सड़क वाला, यहाँ प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र पर 387 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। वहीं सड़क घनत्व की दृष्टि से गोवा 298 किलोमीटर, उड़ीसा 152 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर है। कह रहा है कि सड़कों की प्रादेशिक वितरण, तो सबसे ज्यादा लंबाई में मुंबई में है, महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा। इसके बाद अगर देखा जाए तो केरल जो है वो घनत्व की दृष्टि में नंबर 1 पे है, उसके बाद गोवा और तीसरे पर है उड़ीसा। भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। क्या मुख्य विशेषता है बच्चों? 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छोटे शहरों को महानगर एवं बड़ा शहरों को जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा रही है। तो ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में रक्षा कवच की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त 1947 के बाद रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत की है कि अगर रेल के यात्रा के दौरान अगर कोई यात्री को कोई दिक्कत होता है तो उसका बीमा करने का शुरू की है। रेल संपत्ति एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ की व्यवस्था भी है। आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स, ये सब का व्यवस्था किया गया है। भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षिप्त में विवरण दें। भारत के विभिन्न डाक चैनल निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है? राजधानी चैनल, पीले रंग की पेटियों का प्रयोग कर दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों में यह डाक सेवा उपलब्ध है। अर्थात डाकघर में स्थित पीले रंग की पेटी में पत्र डालने पर वह लिफाफा या पत्र सीधे दिल्ली पहुंच जाएगा और वहीं से उसका वितरण होगा। पीला पत्र में डालिएगा तो कहां जाएगा वो? राजधानी चैनल यानी कि दिल्ली। मेट्रो चैनल बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए डाक सेवा उपलब्ध है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाली पत्र की पेटियों में डालना चाहिए। ग्रीन चैनल, स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। इसके बाद दस्तावेज चैनल आता है। समाचार पत्र एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए डाक चैनल है। यदि समाचार पत्र में कोई आपको भेजना है संदेश तो दस्तावेज चैनल के माध्यम से जाएगा। भारी चैनल, यह डाक सेवा बड़े व्यवसायी संगठनों के द्वारा डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। भारी चैनल जो है वो बड़े बड़े उद्योग करते हैं, भारी उद्योग कोई करते हैं उसके लिए है। और व्यापार चैनल, यह डाक सेवा छोटे व्यापारियों के संगठनों एवं डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। छोटे अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार चैनल। अब बोलोगे कि कौनों में हम कौनों नहीं भेज देंगे, भेज दीजिए, बहुत अच्छा है, पैसा आपका लगेगा। अगर आपको यहां से सासाराम जाना है तो आप ऑटो पकड़ लीजिए, कम खर्च में जाइएगा, सबसे कम खर्च में। अब हेलीकॉप्टर से जाइएगा तो खर्चा लगेगा ना ज्यादा, जाइए, जा तो सकते ही हैं। अगला, भारत की निर्यात आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। निर्यात का मतलब होता है यहां से भेजना। हम लोग अगर कोई सामान बना करके बेचेंगे तो उसे निर्यात कहा जाएगा। आयात किसको कहा जाएगा? उधर से खरीदना। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं निम्नलिखित है, जैसे इंजीनियरिंग का सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न आभूषण, वस्त्र, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, कृषि एवं संबंधित उत्पाद, अयस्क एवं खनिज। भारत में आयात
निम्न आयात की जाने वाली वस्तुएं क्या हैं? पेट्रोलियम, संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना चांदी, उर्वरक, रसायन और अलौह धातु। ये सब निर्यात किया जाने वाला कुछ वस्तु है और कुछ आयात की जाने वाला वस्तु है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में बताइए। तो भारत में 5 गो आंतरिक जलमार्ग है। कौन कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, 3, 4 और 5। जलमार्ग संख्या 1 में क्या है बच्चों? यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच 1920 किलोमीटर की लंबाई में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 क्या है? यह सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश साझेदारी में करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोलम से कोट्टापुरम तक 205 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग चंपाकार तथा उद्योग नहरों सहित पश्चिमी तट के नहर में विकसित है। 4 जो है यह जलमार्ग गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला जलमार्ग है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित है। हम लोगों के देश में 5 गो जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या 3, जलमार्ग संख्या 4 और जलमार्ग संख्या 5। एक वाला का लंबाई जो है 1620 किलोमीटर, इलाहाबाद से हल्दिया, सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर, कोलम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर। इसके बाद में गोदावरी कृष्णा नदी के सहारे 1095 किलोमीटर तक, और इसके बाद में यह 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित किया गया है। कहां से? ईस्ट कोस्टल कनाल, इसके बाद में मताई नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी के डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर विकसित की जा रही है। वायु परिवहन का विशेषता, वायु परिवहन का विशेषता क्या है? जैसे हनुमान जी देखे थे ना, वायु परिवहन से चलते थे, जाके हिमालय पर्वत उठा के ले आए। तो इसका विशेषता यह है कि कैसा भी रास्ता में उड़ करके आप जा सकते हैं, तो रास्ता से कोई मतलब नहीं है, आवागमन का तीव्रतम साधन है। अब देखे थे ना, हिमालय पर्वत से जाके जड़ी बूटी उठा के ला दिए, अगर वो पैदल जाते तो दिक्कत होता। वायु परिवहन करने से यात्रा के समय की क्या होती है? बचत होती है। अब अगर उड़ के जाइएगा तो यात्रा करने में क्या होगा? बचत होगा। वायु परिवहन से दूरवर्ती दुर्गम किसी भी क्षेत्र में जाया जा सकता। वायु परिवहन से एक और फायदा है ना कि कहीं भी आप जा सकते हैं, तो यह वायु परिवहन की उपलब्धियां हैं। अगला आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता निम्नलिखित है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न नए नए देशों में बढ़ता जा रहा है और नए नए बाजार बनते जा रहे हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950 से 51 ईस्वी में 1214 करोड़ रुपए का था, जो 1990 से 91 ईस्वी में 75,791 करोड़ रुपए का हो गया। 2007 से 8 ईस्वी में बढ़कर 16 इतना करोड़ रुपए का हो गया। भारत का 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। केवल नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ स्थल और नदियों के द्वारा मार्ग होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भारत में बहुत सारा विशेषता है। जैसे पहला विशेषता क्या है कि इसमें नया नया बाजार बनता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के चलते। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। केवल पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और नेपाल है, इन लोगों के साथ स्थल और जल मार्ग के साथ, नदियों के साथ भी व्यापार हो जाता है, क्योंकि पड़ोसी में बैठा है सब। समुद्र द्वारा अधिक व्यापार होने के कारण इस देश में बंदरगाहों की महत्व बढ़ता जा रहा है। अगर बंदरगाह है तो समझ लो कि बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाएगा, क्योंकि समुद्र के द्वारा वहां पर व्यापार होता है। देश में इंजीनियरिंग वस्तुओं, साइकिल, सिलाई मशीनें, बिजली की पंखे इत्यादि का उत्पादन बढ़ा है और इन वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, प्रदीप, कांडला तथा विशाखापट्टनम बंदरगाहों से होता है। वर्तमान समय में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर
महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार से भी भारत अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। अगर सूचना वगैरह के देखा जाएगा, प्रचार से भी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है भारत, तो ये सब बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए। तो आपको पता ना है जी कि नागपुर सड़क परियोजना देश में सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें, ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। एक राज्य को, एक प्रांत को दूसरे प्रांतों से जोड़ने वाले राज्य को मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक यह 2369 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। देश में 228 गो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। देश में सड़कों की कुल लंबाई का मात्र ये कितना प्रतिशत है? 2% है। मात्र कितना प्रतिशत है? 2%, जो यातायात के 40% भाग को ढोता है। मतलब पूरा ओवरऑल जितना यात्रा होता है उसका 40% ये केवल ढोता है। इसके बाद आता है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग जो है राजधानियों को जोड़ता है। जैसे कि एक राज्य की राजधानी से दूसरे राजधानी को जोड़ देगा। ये राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा है। अब देखो राजमार्ग किस तरह से जुड़ा होता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, तो बहुत सारा राष्ट्रीय मार्ग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में राज्य राजमार्ग इससे जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद में आता है ना जिला सड़कें, जिला सड़कें इससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है गांव की सड़कें, गांव की सड़कें इससे जुड़ा हुआ है। देख रहे हो, ये हुआ आपका गांव की सड़कें। ये जुड़ता है किस में? जिला की सड़कें। जिला सड़क किससे जुड़ जाता है? राज्य राजमार्ग में, और राज्य जाके जुड़ जाता है राष्ट्रीय। बस अपने में घूमता है, अभी नहीं कि अंतरराष्ट्रीय होता है। ठीक है, इस तरह से। इसका प्रतिशत कितना है बच्चों? 2%। इसका प्रतिशत कितना है? इसका प्रतिशत 4% है। ये जो है 14% है। तो जोड़ लो, 14 4 18 2 20। तो जब बचल का है ना है, सबसे ज्यादा काची है? गांव की सड़कें हैं, 80% हैं। जिला की सड़कें या राज्यों के बीच विभिन्न जिला मुख्यालयों को, शहरों को मिलाने का काम करती है। देश के कुल सड़कों में इसका योगदान 14% है। इन सड़कों के रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है। ग्रामीण सड़कें या विभिन्न गांवों के एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग शामिल है। इन सड़कों का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ये योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY। अगर लिखा होगा तो ये समझ लो कि प्रधानमंत्री गांव में कैसनो सड़क बनता है, प्रधानमंत्री के सड़क योजना के अंतर्गत बनता है। प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार की महत्व क्या है? बताओ, भारतीय परिवहन में, अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार का महत्व क्या है? बहुत ज्यादा महत्व है। जितना भी तुम लोगों का देखो बताते हैं। अब मान लो कि सेब का मूल्य, चाहे जो भी वस्तु है जो हमारे क्षेत्र में नहीं होता, उसका मूल्य बढ़ता काहे है? परिवहन के कारण। खर्चा ज्यादा लगता है। खर्चा ज्यादा लगता है तो बिकेगा भी तो लंबा। अब जो महंगा जो सामान सासाराम में मिलता है, मान लो कि 30 रुपए का, तो अगर आप दुकानदार को यहाँ पे लाके बेचेगा तो कम से कम 20-25 रुपये तो पकड़िए लेगा, क्योंकि आने जाने में 10-10 रुपये तो लगिए गया आपका। तो अगर वहां पे 30 रुपये मिल रहा है तो यहाँ पे 50 मिल रहा है, तो कोई घाटा नहीं है। तो परिवहन के चलते बहुत ज्यादा फायदा होता है, उसी का महत्व बताना है। तो परिवहन एवं संचार के साधनों द्वारा ही किसी भी क्षेत्र, राष्ट्र के समुचित विकास में परिवहन एवं संचार के माध्यम से आधार का काम करते हैं। संचार भी बहुत ज्यादा कमाने का एक साधन है। प्रचार, प्रचार में तनकी पैसा लगता है। जो क्रिकेट मैच आप देखते हैं वो कोची पे चलता है? खाली प्रचार पे चलता है। कंपनियों से बड़ा बड़ा रकम लिया जाता है उसके लिए, प्रचार के लिए उसका। इसके बाद में कहीं भी कुछ अब ऐड डलवाने जाइए टीवी पे, तो कितना रुपए चार्ज करते हैं? 1 रुपये का ब्लेड का आता है ना, जिलेट गार्ड, तो उसका 1-1.5 रुपये का, 2 रुपये का ब्लेड का प्रचार। क्लिनिक प्लस, तुम कहाँ छोटी हो, तुम तो इतनी बड़ी हो। तो सोचो क्लिनिक प्लस कितना रुपए का मिलता है?
1 रुपए का मिलता है, लेकिन उसका प्रचार में पता करोगे तो लाखों रुपए खर्च होता होगा। ये संचार हो गया। चलिए देखते हैं, परिवहन एवं संचार के साधनों में किसी भी क्षेत्र के राष्ट्र में समुचित विकास में परिवहन एवं संचार के साधन का आधार वो क्या काम करते हैं? ये साधन उत्पादन एवं उपभोग अथवा मांग आपूर्ति के बीच संबंध स्थापित करते हैं, इसीलिए इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जीवन रेखा भी कहा जाता है। परिवहन के साधन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। क्या? ये कच्चे माल को निर्माण स्थल पर एकत्र करने में सहायक होते हैं। यह उत्पादित उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाते हैं। यह देश की रक्षा में लगी हुई सेनाओं के लिए आहार, गोला बारूद और अन्य आवश्यक सामानों की आपूर्ति करता है। बड़ी मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को आवश्यक रूप से स्थानों तक पहुंचाता है। मानव परिवहन के साधनों के सहारे ही देश के किसी भाग में जाकर आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है और अपने निवास स्थान पर वापस आता है। परिवहन के जैसे ही संचार साधनों का भी महत्व है। सोचो, बहुत सारा आदमी बहुत जगह जाता है काम करने के लिए, सड़क परिवहन के माध्यम से घर आता है। संचार का क्या है? संचार साधनों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों की सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। इससे व्यापार में सहायता मिलती है। बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधियों से संबंधित जानकारियां लोगों तक पहुंचाने एवं इसके प्रति जागरूकता सचेत करने में संचार का साधनों का उल्लेखनीय योगदान है। पंचायत स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर तक समाज में शांति का माहौल बनाए रखने में पुलिस एवं सैनिकों को बातचीत करने के लिए संचार की आवश्यकता पड़ती है। कुछ भी जाइए, अगर देखिएगा कहीं भी अगर सूचना, जैसे कहीं भी आतंकवादी हमला होता है, कहीं बाढ़ आता है, तो एक दूसरे लोगों को ये समाचार सब पहुंच जाता है। ये कारण किसका है? तो संचार का ही है। अगला प्रश्न है, भारत में पाइपलाइन का वितरण वर्णन करें। तो आपको जानते करते हैं कि भारत में 2 प्रकार का पाइपलाइन का विवरण है। सबसे पहला गैस पाइप से हम लोगों का गैस जाता है और दूसरा तेल जाता है। पाइपलाइन परिवहन का मुख्यतः उपयोग तरल पदार्थों जैसे पेट्रोलियम एवं गैस परिवहन के लिए किया जाता है। पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थल, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी, यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से होकर भी परिवहन किया जाना संभव है। भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। हम लोग के यहाँ अगर देखा जाए तो पाइपलाइन का भविष्य बस 2 ही चीज के लिए किया जाता है, या तो तेल के लिए, नहीं तो प्राकृतिक गैस के लिए। देश में कच्चे तेलों के उत्पादन क्षेत्रों से शोधनशालाओं तक तथा शोधनशालाओं से उत्पादों को बाजार तक पाइपलाइन के द्वारा ही भेजा जाता है। आजकल ठोस पदार्थों जैसे खनिज को लेकर तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जा रहा है। देश में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि, आयात में वृद्धि के साथ ही पाइपलाइन का विस्तार होने लगा है। देश के पश्चिमी भागों में इसका सघनता अधिक है। 1985 तक देश में पाइपलाइनों का कुल विस्तार 6335 किलोमीटर था, जो कि 2004 तक 18,546 किलोमीटर हो गया। 65 दे रहा है तो टाइपिंग में गलती हुआ होगा। इसके बाद आता है, भारत में पाइपलाइन के वितरण को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा गया है, तेल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन। भारत में कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई है, जिसका विवरण निम्न है। पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी में डिगबोई से बरौनी, हल्दिया तक, जिसे पारादीप तक बढ़ाया जाना है। पश्चिम में कांडला, अजमेर होते हुए पानीपत तक, जामनगर होते हुए चाकसू तक, चाकसू से इसे पानीपत एवं मथुरा तक भागों में बांटा गया है। और दक्षिण में विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा एवं हैदराबाद के बीच। गुजरात में हाजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक यह 1730 किलोमीटर लंबा है। इसे HBJ पाइपलाइन भी कहा जाता है। तो ये पाइपलाइन 2 तरह से होता है, एक गैस पाइपलाइन होता है और एक तेल पाइपलाइन होता है। ठीक है, इस पार्ट के प्रश्न सब खत्म हो गए।